सीधा सीधा व्यक्तिगत अपमान भी है प्रधानमंत्री का। मतलब सिर्फ इतना नहीं कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो भारत का ही अपमान कर रहे हैं, बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का व्यक्तिगत अपमान भी कर रहे हैं। आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की क्या मजबूरी है कि उन्हें ट्रंप के सामने इतना झुकना पड़ रहा है? ये सवाल विपक्ष पूछ रहा है। क्योंकि आप 140 करोड़ लोगों के प्रधानमंत्री हैं, एक संप्रभु राष्ट्र के आप प्रधानमंत्री हैं, एक मजबूत राष्ट्र के आप प्रधानमंत्री हैं, और आप जो है इतना झुके चले जा रहे हैं और आपकी तरफ से कोई खंडन नहीं आ रहा है। सबसे बड़ी बात यह समीर जी कि इस मामले पे कोई खंडन नहीं आया। एक तो जो उन्होंने ट्रंप ने कहा कि साहब वो मुझको खुश करना चाहते हैं, इस पर भी आपका कोई जवाब नहीं आया। और अब जब कहा जा रहा है कि आप जब गए थे अमेरिका तो आपने कहा कि साहब मैं आ सकता हूं क्या प्लीज, इस तरीके की बात है। तो ये इस पर आपकी तरफ से कोई खंडन क्यों नहीं आ रहा है? इसको लेकर सवाल जो काफी ज्यादा उठ रहा है। लेकिन समीर जी इसके साथ साथ जिस तरीके से कांग्रेस ने एक ट्वीट भी किया है, और वो जो वहाँ के विदेश पोलैंड के विदेश मंत्री जो वो एस जयशंकर की मौजूदगी में कह रहे हैं कि मुझे संतोष है कि भारत ने रूस से तेल लेना कम कर दिया है। सीधे सीधे कह रहे हैं कि अमेरिका के दबाव में भारत फैसले ले रहा है। सीधे सीधे ये जो है आ रहा है। और कल जो बिल पास हो गया है वहां अमेरिका में, और ट्रंप को शक्तियां मिल गई हैं 500% तक का लगाने की। अब वो कह रहे हैं कि जो भी रूस से तेल खरीदेगा हम 500% तक का टैरिफ लगाएंगे। इस पर भारत की चुप्पी जो है वो सवाल खड़े कर रही है, और विपक्ष जो लगातार यही सवाल पूछा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कर रहे हैं। विदेश नीति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपनी नीति नहीं है, ये देश की नीति है। तो ये आपको देश को भरोसे में लेकर तैयार करनी पड़ेगी, और आप देश में बात करना नहीं चाहते हैं। इसको लेकर लगातार समीर जी सवाल पूछा जा रहा है। जी बिल्कुल पूछा जा रहा है। और देखते हैं वो कांग्रेस पार्टी का ट्वीट और उसमें पोलैंड के विदेश मंत्री का वो बयान भी शामिल है, जो वहां देश के विदेश मंत्री एस जयशंकर के सामने वो ये बात कह रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने लिखा है कि मुझे संतोष है कि भारत ने रूस से तेल लेना कम कर दिया है। पोलैंड के विदेश मंत्री ने ये बात भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर के सामने कही। इस बयान से साफ है कि मोदी ने ट्रंप को खुश करने के लिए रूस से तेल लेना बंद किया। अब भारत की विदेश नीति व्हाइट हाउस से तय हो रही है। शर्मनाक ये बात, यही चीज पूछी जा रही है। वो चाहे मामला ऑपरेशन सिंदूर को रुकवाने का हो, चाहे यहां पर रूस से तेल अमेरिका के दबाव में रूस से तेल खरीदना कम करना हो, या फिर और फैसले करना हो। और प्रधानमंत्री खुद डोनाल्ड ट्रंप से मिलने की अनुमति मांग रहे हैं। अब यह भी सवाल पूछा जा रहा है कि ऐसी कौन सी मजबूरी थी, ऐसा कौन सा आप बड़ा फैसला करने जा रहे थे देश के हित में कि आपको तुरंत तत्काल मिलने की जरूरत थी अमेरिका के राष्ट्रपति से? और यह सवाल लगातार ये पूछा जा रहा है। बिल्कुल लगातार पूछा जा रहा है। और ठीक ये समय वही था समीर जी जिस समय वहां से हमारे नागरिक जो थे हाथों में हथकड़ियां और बेड़ियां पहनाकर मालवाहक जहाज से भेजे जा रहे थे, बिल्कुल अपमानित करके भेजे जा रहे थे, और उसको ट्वीट किया जाता ये एलियन पकड़ लिए गए हैं, एलियन को जो भेजा जाएगा इनके साथ यही शुरू किया जाएगा। और प्रधानमंत्री मोदी के शब्द से मतलब मुख से एक शब्द जो था वो नहीं निकला था ट्रंप के सामने। ब्रिक्स देशों को लेकर भी ट्रंप ने वो उसी समय टिप्पणी की थी, और प्रधानमंत्री खामोशी के साथ सुनते रहे थे। तो ये सब जिस तरीके से सामने आया, तो इसको लेकर विपक्ष सवाल उठा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो देश की गरिमा गिरा रहे हैं, ये विपक्ष का आरोप। जी बिल्कुल। और इधर जो आज से मनरेगा को लेकर उसमें कांग्रेस पार्टी का वो पोस्टर हम लोग देखते हैं, और उसमें उस समय के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का एक बयान भी ट्वीट किया है 20 साल पहले का, जब ये योजना शुरू की गई थी, कि मोदी मनरेगा पर बुलडोजर चलाकर गरीबों के हितों पर हमला कर रहे हैं, मगर हम इस अन्याय के खिलाफ सड़क से संसद तक लड़ेंगे। मनरेगा बचाओ संग्राम 8 जनवरी से 25 फरवरी 2026 तक, यानी 25 फरवरी तक ये लगातार ये अभियान कांग्रेस पार्टी का चलेगा मनरेगा के खिलाफ। जिस तरीके से मनरेगा को हटाकर एक नई स्कीम विकसित भारत जी राम जी नाम से लाई गई है, तो ये उसको लेकर एक बड़ा पहले से ही कांग्रेस पार्टी ने घोषणा कर रखी थी, और आज से उसकी अब शुरुआत हो गई है। यानी मोदी मनरेगा पर बुलडोजर, और बुलडोजर यहां पर योजनाओं पर भी चल रहे हैं, इमारतों पर चल रहे हैं, और लोगों के घरों पर चल रहे हैं, आशियानों पर चल रहे हैं, लोगों की दुकानों पर चल रहे हैं, बिना किसी नोटिस के, बिना किसी कार्रवाई के। ये वहां के लोगों का आरोप है। दिल्ली के तुर्कमान गेट पर उसको लेकर कई प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं, और अभी भी वहां बुलडोजर की कार्रवाई चल रही है। स्थानीय लोगों का कहना है, स्थानीय नेताओं का भी कहना है कि न तो किसी तरह की कानूनी प्रक्रिया का पालन किया गया, न कोई नोटिस दिया गया, और आधी रात को यहां पर बुलडोजर की कार्रवाई शुरू कर दी गई। बहुत सारी प्रतिक्रियाएं आई हैं, विरोध हो रहा है, लेकिन वहां पर कार्रवाई अभी भी जारी है। पूरा उस इलाके को समतल कर दिया जा रहा है।
हाँ बिल्कुल समीर जी, उस पूरे इलाके को समतल कर दिया जा रहा है और ये इसको लेकर काफ़ी ज़्यादा चिंताएं जो हैं वो व्यक्त की जा रही हैं और पूरे देश भर से इसको लेकर प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। लेकिन जो जारी है और किसी भी तरीके से उस पर कोई जो है वो रोक लगना अभी तक उस पर मतलब नहीं है और ये साफ तौर पर समझा जा रहा है कि किस तरीके से वहाँ इसको लेकर काम जो चल रहा है। और ये फैज इलाही मस्जिद है तुर्कमान गेट के पास, ये वहाँ से जो है इसको लेकर विजुअल्स भी वहाँ से एसटी हसन है, विजुअल्स भी हम देखेंगे किस तरीके से आज भी वहां पर कार्रवाई हो रही है, बुलडोजर चल रहा है। वो तस्वीरें हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से अभी भी वहां तोड़फोड़ के बाद भी वहां उसको अब समतल किया जा रहा है इलाके को। लेकिन इतने लोगों को वहां से बेघर कर दिया गया, लोगों की दुकानें थी उनको खत्म कर दिया गया, कोई नोटिस भी नहीं दिया गया। और रात को जब लोगों ने उसका विरोध किया तो उनके खिलाफ मामले दर्ज किए गए हैं। तो समाजवादी पार्टी के सांसद है एसटी हसन, मुरादाबाद से पूर्व सांसद है, उन्होंने इसको लेकर प्रतिक्रिया जताई है और कहा है कि आप बिना कोई कानूनी प्रक्रिया का पालन किए लोगों का घर आधी रात को तोड़ देंगे तो क्या लोग विरोध भी नहीं करेंगे? और जो लोग विरोध कर रहे हैं उनके खिलाफ किस तरह से कार्रवाई हो रही है। ये वो विजुअल्स हैं जो आज भी वहां अभी इस तरह की कार्रवाई चल रही है तुर्कमान गेट के आसपास और इसको अतिक्रमण के नाम पर इसको कहा जा रहा है। और बताया जा रहा है कि ये सारी जो वहां पर इमारतें हैं, जो कुछ वहां पर निर्माण है वो 100 साल पुराने हैं, उनको अब अचानक उसको एक अवैध अतिक्रमण बताया जा रहा है। सुन लेते हैं एसटी हसन क्या कह रहे हैं। देखिए, 100 साल पुरानी मस्जिद और उसकी दुकानें अतिक्रमण के नाम के ऊपर उत्पीड़न जो किया जा रहा है, तो आदमी कब तक आंदोलन नहीं करेगा। हम ये समझते हैं कि बहुत सिलेक्टिव कार्रवाई की जा रही है। अगर यूनिवर्सल हो, एक सी कार्रवाई हो हर जगह, तो आदमी को सब्र आ जाता है। लेकिन जब एक सी कार्रवाई नहीं होती है और खासतौर से धार्मिक स्थलों के ऊपर अगर इस तरह की कार्रवाई होती हैं जो लोगों की भावनाओं से भी जुड़े होते हैं और लोगों की आस्थाओं से भी जुड़े होते हैं, अगर इस तरह की कार्रवाई होगी तो एक्शन का रिएक्शन तो हो गई। तो ये पत्थरबाजी और ये सब कब तक लोग बर्दाश्त करें? कब तक इस तरह से गिराई जाएंगी मस्जिदें और मदरसे और बाकी चीजें? क्या कल को जामा मस्जिद दिल्ली का भी कोई प्रमाण तो है नहीं, कोई उनकी प्रॉपर्टी का कोई लिखित आधार तो है नहीं, वो भी अवैध होगी। उसका कोई नक्शा पास नहीं है, वो भी अवैध होगी। कल को ये जामा मस्जिद दिल्ली शाही मस्जिद को भी गिराने पहुंच जाए तो क्या इनसे क्या भरोसा है? मुस्लिम दुश्मनी में इन्होंने सारी हदें पार कर दी। एमसीडी का कहना है कि कार्रवाई लगातार जारी रहेगी, 17 बुलडोजर लगाए हैं। देखिए, अगर जनता सड़कों पर उतर आई तो हालात बहुत काबू से बाहर हो जाएंगे। उन्हें बहुत सोच समझ के और ईमानदाराना तरीके से कार्रवाई करनी चाहिए, जो जायज है बस वो करें। इसके अलावा पुलिस भी कह रही कि उपद्रवी जो थे उनकी पहचान की जा रही है और सीसीटीवी कैमरे खंगाले जा रहे हैं, कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उपद्रव पे उकसाया किसी ने, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। अगर कोई नाजायज अतिक्रमण हुआ है तो उन अधिकारियों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए जिनकी मौजूदगी में ये सब हो गया। अब 100 साल पहले के अधिकारी को कहां से ढूंढेंगे? उसकी तो रात का भी पता नहीं होगा। आधी रात को जाने की जरूरत क्या थी? आप तो खुद उकसा रहे हैं लोगों को और लोग आपके जाल में फंस रहे हैं। कार्रवाई करेंगे, आप जेलों में भेजेंगे, बरसों मुकदमे चलेंगे, घर बर्बाद होंगे और अगर ज्यादा होगा तो आप गोली भी चला देंगे। कौन देख रहा है? आप तो भाई तानाशाह हैं, जो चीज चाहे करें। देखिए, हमें तो उम्मीद यही थी कि तकरीबन 3 करोड़ वोट काटे जाएंगे। तो ये उससे बहुत बड़े आरोप लगा रहे हैं और कह रहे हैं कि मुसल्लिमों की दुश्मनी की वजह से इस तरह से अगर कर रहे हैं तो इसका बड़ा खामियाजा और बड़ा विरोध होगा। क्या जब लोगों के घर तोड़े जाएंगे तो क्या कोई विरोध भी नहीं करेंगे? और आप इस तरीके से अवैध अतिक्रमण ये सारी चीज़ें बता देंगे तो फिर बहुत सारी इमारतें वहाँ पर अवैध निकल आएंगी। पुराना शहर है, पुराने इलाके हैं, वहाँ तो कई ऐसी इमारतें हैं 150, 200, 250 साल पुरानी। हाँ बिल्कुल, 150, 200, 250 साल पुरानी, क्या 500 साल पुरानी इमारतें भी हैं। अच्छा, सवाल ये है कि अगर ये एमसीजी कह रही कि नक्शा पास नहीं हुआ पहले, तो 100 साल पहले क्या एमसीजी ने नक्शा पास नहीं हुआ तो उस समय बनने दिया था?
तो सवाल ये ना कि एमसीडी का अधिकार क्षेत्र कब से है और कब से बिल्डिंग बनी हुई है। तो कल को ये कोई दूसरा यहाँ बन जाए, अथॉरिटी बन जाए और वो कहने लगा था हमसे परमिशन नहीं लिया आपने बनाने से पहले, चीज़ बनी हुई है 1000 साल पहले से आप हुए आज, तो ये किस तरीके से कर सकता है। तो ये जो एसकेएसन कह रहे हैं वो एसकेएसन की बात अपनी जगह ठीक है, वो एक राजनीतिक दल के नेता हैं, लेकिन एक सामान्य समझ जो है, कह रहे हैं कि वहां पर जो प्रतिरोध हुआ, जो कुछ विरोध हुआ, जो लोगों ने पत्थरबाजी की जैसा कहा जा रहा है, आरोप लग रहे हैं, तो कह रहे हैं इसके लिए उकसाया किसने? आधी रात को आपको ये कार्रवाई करने की क्या जरूरत थी? आप वैध तरीके से कार्रवाई करनी चाहिए थी। बिल्कुल। और ये सवाल ये कि क्या आपने इससे पहले नोटिस वगैरह दी? हमें नहीं मालूम कि नोटिस दिया कि नहीं दिया गया। सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि आप अतिक्रमण भी हटाएंगे तो नोटिस आप देंगे, तो नोटिस दिया गया कि नहीं दिया गया, कब दिया गया नोटिस, ये सारी बातें भी हैं। और सुप्रीम कोर्ट को भी देखना चाहिए कि आपके आदेश की, अगर आपकी नाक के नीचे दिल्ली में ही इस तरह से धज्जियां उड़ाई जा रही हैं 2 किलोमीटर दूर पर ही सुप्रीम कोर्ट से, तो ये सुप्रीम कोर्ट को भी देखना चाहिए कि आपका आदेश जो है वो किस तरीके से एमसीडी जो धज्जियां उसकी उड़ा रही है और आप उसको देख रहे हैं। चूंकि अब तो ये कहा जा चुका है कि अखबार में जो छप जाता है उस पर नोटिस इशू नहीं किया जा सकता। ये तो सीसीआई हमारी जो है सूर्यकांत जी उन्होंने कह दिया था एसआईआर पर सुनवाई के दौरान, तो अखबारों में खबर छप रही है, टीवी चैनल से इसको दिखा रहे हैं, क्योंकि हमारा सुप्रीम कोर्ट तो देखता नहीं है, तो उसे मालूम ही नहीं है कि क्या हो रहा है क्या नहीं। लेकिन ये सारी चीजें, और ये भी कहा जा रहा है कि ये सारी कार्रवाइयां जिस तरह से तमाम मोर्चों पर बीजेपी की सरकारें गिरी हुई हैं, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरह से गिरे हुए हैं, उधर मध्य प्रदेश में पानी के मुद्दे पर, इंदौर में जिस तरह से दर्जनों लोगों की जान जा रही है, यहां उत्तराखंड में जिस तरह से पूरी सरकार की कानून व्यवस्था की पोल खुल रही है, उन सारे मुद्दों से लोगों का ध्यान हटाने की ये कोशिशें हैं ताकि लोगों का ध्यान डाइवर्ट हो। अब इस समय कांग्रेस के नेता है पवन खेड़ा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं दिल्ली में, इंदौर में जो कुछ हुआ और उसके बाद वहां पर पूरे प्रदेश में कांग्रेस का लगातार ये अभियान चल रहा है। कई और जगहों से भी गंदे पानी जो लोग पी रहे हैं उसकी शिकायतें आ रही हैं, लेकिन कार्रवाई कुछ नहीं हो रही है। सुनते हैं क्या कह रहे हैं पवन खेड़ा। इस समय दिल्ली में उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। पूछें तो कैलाश विजयवर्गीय की भाषा आपने सुनी, बदतमीजी, गाली गलौज, आदत ही खत्म हो गई पत्रकारिता की इन लोगों को। ईमानदार पत्रकारिता की आदत, नरेंद्र मोदी ने उस आदत की हत्या कर दी है। आप लोग अब पूछ ही नहीं सकते हैं, पूछते हैं तो यह जवाब मिलता है, ये गालियां सुननी पड़ती हैं आप लोगों को। मुझे बड़ा बुरा लगता है आप लोगों के लिए, लेकिन लड़ना पड़ेगा, सवाल फिर भी पूछने पड़ेंगे। विजयवर्गीय तो गाली देते हैं, मोहन यादव गाना गा रहे हैं, मस्ती में चूर हैं, और अजीब सा की अंतरकलह भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश में दिखती है, जिसका खामियाजा छोटे छोटे बच्चों को, 6 महीने का बच्चा भी उसमें शामिल है, को भुगतना पड़ रहा है। मेयर कुछ कहता है, मंत्री कुछ और कहता है, मुख्यमंत्री गाना गाता है। यह हाल मध्य प्रदेश का बना हुआ है, जहां 18 महीने छोड़ दीजिए, कमलनाथ जी की जो सरकार आई थी, पिछले कई सालों से लगातार इनकी सरकार है। और जो इंटरनेशनल सेंटर फॉर सस्टेनेबिलिटी की एक रिपोर्ट है, वो बता रही है कि 70% पानी भारत का दूषित हो चुका है। हमें और आपको अलग अलग विवादों में व्यस्त रखने के पीछे की साजिश यह है कि असली मुद्दे, मिलावट के मुद्दे, दवाइयों में मिलावट के मुद्दे, कफ सिरप के मुद्दे, जहरीले पानी के मुद्दे, ये सब मुद्दे सामने न आए, मेन स्ट्रीम में न आए, डिबेट्स का हिस्सा न बने, राजनीतिक विमर्श का हिस्सा न बने। हजारों करोड़ खर्च किए गए, हर जल योजना, हर घर जल योजना, घर घर जल योजना। ये घर घर जल नहीं था, माफ कीजिएगा, घर घर मल योजना थी। हम सब के पानी में मल आ रहा था, यह हालत थी इंदौर की। यह हालत कई शहरों की है, इंदौर का तो सामने आ गया, और सवाल अभी भी इंदौर में ऐसे हैं जिनका जवाब आपको नहीं मिल रहा। मैं अभी सवाल पूछूंगा। सीधी सीधी जिम्मेदारी ये उन लोगों की है जो लच्छेदार नारे देते हैं, तमाशबीन बनते हैं, हम सबको व्यस्त रखते हैं, हम सब में विवाद पैदा करते हैं। प्रधानमंत्री की सीधी सीधी जिम्मेदारी है। लगातार जब मुंह खोलते हैं, 70 साल में कुछ नहीं हुआ, मैं हर जगह हर घर में पानी भिजवा रहा हूं। ये भिजवा रहे हैं आप, हजारों करोड़ खर्च करके। एडीबी से पैसा आया, एशियन डेवलपमेंट बैंक से, इसी काम के लिए आया। कौन करेगा उसका ऑडिट? क्या हिसाब किताब क्या है उस पैसे का? कहां गया वो पैसा अगर बच्चे मर रहे हैं तो? मुख्यमंत्री
प्रधानमंत्री, मेयर, मंत्री, कोई तो जिम्मेदारी लेगा या कोई नहीं लेगा। अब आपको मैं एशियन डेवलपमेंट बैंक के बारे में बता रहा था। 200 मिलियन अमेरिकन डॉलर का ऋण 2003 में मिला भोपाल, ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर, इन शहरों को कवर करने के लिए। उस पैसे का क्या हुआ? यह सवाल आपको पूछना होगा, हमें पूछना होगा। भले कैलाश विजयवर्गीय जैसे गाली देने वाले लोगों का सामना करना पड़े, वो गाली दें, लेकिन यह सवाल हमें पूछना होगा ताकि और बच्चे न मर सके। इतनी बड़ी राशि एडीबी ने दी है आपको, जिस काम के लिए दी है, आप ये ठेके निकाल के फिर रुक जाते हैं, इंतजार करते हैं कि सबसे बड़ी कमीशन कौन देगा। अब एक और जानकारी हमारे सामने आई कि सवाल हम पहले पूछेंगे क्योंकि जानकारी है हमारे पास, लेकिन हम जवाब सरकार से मांगना चाहते हैं कि क्या इंदौर में जो दूषित पेयजल से मौतें हुई, उन मामलों में वाटर सैंपल्स और प्रभावित नागरिकों के स्टूल सैंपल की कल्चर जांच हुई या नहीं हुई। बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। अगले सवाल से आपको मालूम पड़ेगा कि ये क्यों पूछ रहा हूं मैं। अगर जांच कराई गई है तो हैजा का बैक्टीरिया क्या उसमें मिला या नहीं मिला, ये आज प्रेस वार्ता करने की जरूरत इसलिए पड़ी। आप लोग चर्चा कर रहे थे इंदौर की, ऐसा नहीं कि नहीं कर रहे थे। ये बहुत चौंकाने वाली बात है। सरकार क्या छिपा रही है, ये जनता को जानने का हक है। मध्य प्रदेश की ही नहीं, पूरे देश की जनता को जानने का हक है। हैजा का बैक्टीरिया मिला या नहीं, ये हम सरकार से मांग कर रहे हैं। इसका जवाब दें, लिखित में दें, आप सबके सामने दें, बिना गाली दिए दें। वाइब्रो कॉलेरा की अगर पुष्टि हुई, ये हैजा का बैक्टीरिया होता है, अगर पुष्टि हुई तो क्या इन मामलों को आईडीएसपी इंटीग्रेटेड डिजीज सर्वेलेंस प्रोग्राम के अंतर्गत विधिवत नोटिफाई किया गया है या नहीं? क्योंकि भारत में हैजा एक नोटिफाइबल डिजीज है। क्या इसकी नोटिफिकेशन हुई है या नहीं, ये हमारा तीसरा सवाल है। हमारा चौथा सवाल है, क्या हैजा से संबंधित मामलों, मौतों की सूचना राज्य सरकार द्वारा केंद्र सरकार को, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ फैमिली वेलफेयर को दी गई या नहीं दी गई? कॉरेस्पॉन्डेंस सामने लाइए। आप दोनों के बीच में, राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच में क्या कॉरेस्पॉन्डेंस हुई है, वो सार्वजनिक कीजिए। बहुत कुछ छिपाया जा रहा है साथियों। क्या इस हैजा की गंभीरता को देखते हुए इंटरनेशनल हेल्थ रेगुलेशंस 2005 के अंतर्गत WHO को नेशनल IHR फोकल पॉइंट के माध्यम से सूचित किया गया या नहीं? और किया गया तो वो कॉरेस्पॉन्डेंस भी आप सार्वजनिक कीजिए। ये बहुत मौलिक सवाल हैं, बहुत महत्वपूर्ण सवाल हैं। दे अफेक्ट the lives of millions of Indians, not just people from Madhya Pradesh, not just innocent children of Madhya Pradesh or Gandhinagar or Greater Noida, as you can see in this video, or Haryana, as you can see in this video, or Delhi, which I referred to when I quoted my colleague Sadhna Bharti. These are fundamental questions that demand an answer. You cannot hide behind slogans of Swachh Bharat, you cannot hide behind slogans of Har Ghar Jal Yojana, you cannot hide behind slogans of smart cities, while the truth is that you've borrowed from the Asian Development Bank money which was meant to replace old pipelines. You failed to do it. You deliberately failed to do it, as I showed to you an evidence of how the tender was finalized, and yet तो वहाँ पर ये तमाम जो ज़रूरी मुद्दे हैं उनसे कैसे ध्यान भटकाने की कोशिश होती है, लेकिन बहुत से मोर्चों पर घिरी हुई है। और ध्यान भटकाने की एक कोशिश ये भी होती है, और विपक्षी नेताओं को डराने और धमकाने की भी जो आरोप लगते हैं सरकार पर, कैसे जांच एजेंसियों का दुरुपयोग किया जाता है। और जांच एजेंसियां, इतने सारे मामलों में जब सरकार घिरी है तो जांच एजेंसियां भी हरकत में आ गई हैं। और किस तरीके से हरकत में आ गई हैं, अब हरकत का
इसका सेंटर भी पश्चिम बंगाल है, क्योंकि आने वाले दिनों में वहां चुनाव होने वाले हैं। हाँ बिल्कुल, वहाँ चुनाव होने वाले हैं, तो अब जहाँ जहाँ चुनाव होने वाले होते हैं वहाँ ईडी सक्रिय हो जाती है। ये तो हम लोग देखते आ रहे हैं पिछले 10-11 सालों से। अब चूंकि पश्चिम बंगाल का चुनाव है तो ईडी वहाँ सक्रिय हो गई है, और वहाँ जो आईपैक है, जो एक मतलब मीडिया कंपनी है, मीडिया कंपनी कह लीजिए, बल्कि पॉलिटिकल कैंपेन जो चलाती है, उसके जो डायरेक्टर हैं प्रतीक जैन, उनके घर पर जो है वो छापा ईडी इस समय डाल रही है साल्ट लेक में, कोलकाता में। और ममता बनर्जी जो है वहाँ पहुंची हैं जिस समय छापा पड़ रहा है, ठीक उसी समय वहाँ तो वो छापा जो पड़ रहा है उसके विजुअल हम लोगों के पास हैं। वहाँ ईडी की जो टीम पहुंची है वो भी हम लोग देख सकते हैं। तो ईडी अपने काम पे, इसका मतलब लग गई है चुनाव से पहले। तो जो नारा लगता है कि जब जब मोदी डरता है ईडी को आगे करता है, तो हर चुनाव से पहले जो है वो जब जब मोदी जी को डर लगता है तो ईडी को आगे कर देते हैं। और ये कैंपेन पिछली बार तृणमूल कांग्रेस का कैंपेन भी इसी कंपनी के उसमें था, और इस कंपनी के जरिए तृणमूल कांग्रेस ने का जो चुनाव प्रचार अभियान था वो किया था। तो उनके प्रतीक जैन के घर पहुंची हैं ममता बनर्जी जिस समय ये छापेमारी हो रही है। छापेमारी के विजुअल्स भी हैं, एक बार देखते हैं। कोलकाता के साल्ट लेक में ये छापेमारी की गई है। जो आईपैक के प्रमुख हैं उनके घर पर किस तरीके से ये छापेमारी हो रही है, यानी सक्रिय हो गई हैं जांच एजेंसियां पश्चिम बंगाल में, क्योंकि वहां पर चुनाव अब आने वाले दिनों में होने वाले हैं। एसआईआर के मुद्दे पर सरकार और चुनाव आयोग किस तरीके से घिरा हुआ है, उन सब को दरकिनार करते हुए अब एक और नई चीज यानी जांच एजेंसियों की सक्रियता भी बढ़ गई है। इन्हीं सारी वजहों से ये कहा जाता है कि कैसे सरकार के लिए, सरकार के दबाव में ये जांच एजेंसियां काम करती हैं। ये विजुअल्स हैं उस साल्ट लेक के, वहां प्रतीक जैन के घर के। हाँ बिल्कुल, ये वहाँ के विजुअल्स से हम लोग इसको देख रहे हैं, और ये साल्ट लेक जो कोलकाता का है वहाँ है, और उनके घर पे जो है छापेमारी हो रही है, और ममता बनर्जी भी वहाँ पहुंच गई हैं। तो वहाँ कुछ टकराव की स्थिति पैदा हो सकती है, हालांकि चूंकि केंद्रीय बल है तो टकराव क्या होगा, लेकिन मुख्यमंत्री का अपना अधिकार क्षेत्र है, वो वहाँ पहुँच सकती हैं, तो पहुँच रही हैं। तो अब देखना ये है कि मुख्यमंत्री के खिलाफ अब क्या कार्रवाई ईडी करती है, ये भी देखने वाली बात होगी समीर जी, क्योंकि सरकारी काम में बाधा डालने की बात कही जाती है कि नहीं कही जाती है, बहुत सारे सवाल उठ सकते हैं। लेकिन हाँ ये साफ है कि ममता बनर्जी जमीन पर दिख रही हैं, संघर्ष उसकी केवल विरोध ही नहीं कर रही हैं, आलोचना नहीं कर रही हैं जांच एजेंसियों की जो कार्यशैली है, बल्कि वहां ईडी की छापेमारी, उनका ये मानना है कि ये राजनीतिक रूप से ये छापेमारी की जा रही है, राजनीतिक विद्वेष की वजह से। अब आईपैक पर छापेमारी के पीछे क्या राजनीति होगी, ममता बनर्जी का कोई बयान आएगा तो जरूर बताएंगे, लेकिन वो वहां पर उसके जो डायरेक्टर हैं प्रतीक जैन, उनके घर पर पहुंची हैं छापेमारी के दौरान ही। तो क्या कुछ इसमें आगे होता है ये हम आपको बताएंगे, लेकिन बड़ी खबर है कि आईपैक जो कंपनी है चुनाव प्रचार के अभियान कैंपेन करती है चुनाव से जुड़े हुए राजनीतिक दलों के लिए, उस कंपनी के डायरेक्टर के घर पर ईडी की छापेमारी की जा रही है। ईडी की छापेमारी हो, ईडी की कार्रवाई हो, इनकी कार्यशैली चाहे हाई कोर्ट्स हो अलग अलग राज्यों के, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, किस तरीके से इनका काम होता है, कितनी परिपक्वता से काम करते हैं, और कितना इनकी जो कार्रवाइयां हैं उसमें दमखम होता है, वो इनका जो सक्सेस रेट है उसी से पता लगता है। बार बार वहां पर ईडी हो चाहे सीबीआई हो, इनको फटकार खानी पड़ी है सुप्रीम कोर्ट से भी कई बार, और कई राज्यों के हाई कोर्ट से भी, लेकिन ये कार्यशैली इसी तरह की है जो विपक्ष आरोप लगाता है कि सरकार के दबाव में विपक्षी नेताओं को परेशान करने के लिए तो ये कार्रवाई अब पश्चिम बंगाल में शुरू हुई है, वो साफ दिखाई पड़ रही है। बहरहाल ममता बनर्जी वहां पहुंची हैं, ये महत्वपूर्ण बात है। वहां पर प्रतीक जैन के घर पर आगे कुछ अगर उनका बयान आता है तो जरूर दिखाएंगे, लेकिन वही बात पवन खेड़ा कह रहे हैं कि कैसे तमाम मुद्दों से ध्यान भटकाया जाता है, और ईडी सीबीआई को इसीलिए आगे किया जाता है कि एक तो विपक्षी नेताओं को दबाने के लिए, परेशान करने के लिए, उनको जेल में डालने के लिए, और दूसरी ओर जरूरी मुद्दों से लोगों का ध्यान भटका रहे इसके लिए। हाँ बिल्कुल, जरूरी मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए इस तरह की कार्रवाई की जाती है, ये साफ तौर पर समझ में आ रहा है। विपक्षी आरोप लगा भी रहा है कि जरूरी मुद्दों से ध्यान भटकाया जा सके तो इस कहीं बुलडोजर चलवा दो, कहीं झगड़े करा दो, कहीं कुछ करा दो, इस तरह की चीज़ें करते रहो और ज़रूरी मुद्दों से ध्यान हटे। और सबसे बड़ा इस समय ज़रूरी मुद्दा जो है वो यही है कि
डोनाल्ड ट्रंप जिस तरीके से प्रधानमंत्री भारत का अपमान कर रहे हैं उसके खिलाफ कुछ बोलना ना पड़े, ये समझा जा सकता है। और कांग्रेस ने जो ट्वीट किया है, पोलैंड के विदेश मंत्री कहा कि साहब एस जयशंकर के सामने उन्होंने कहा कि भारत ने रूस से तेल खरीदना कम कर दिया है, बंद कर दिया है, इसको लेकर उन्हें संतोष है। तो ये सीधे सीधे जयशंकर की मौजूदगी में जब कहा जा रहा है, ये ट्वीट भी बिल्कुल ये ट्वीट है कि यहाँ पर मुझे संतोष है कि भारत ने रूस से तेल लेना कम कर दिया है। पोलैंड के विदेश मंत्री ये बात कह रहे हैं और इसीलिए कांग्रेस कह रही है कि इस बयान से साफ है कि मोदी ने ट्रंप को खुश करने के लिए रूस से तेल लेना बंद किया। अब भारत की विदेश नीति व्हाइट हाउस से तय हो रही है और कोई जवाब, ये हैरानी की बात है अमलेंदु जी, कि कोई जवाब सरकार की ओर से, प्रधानमंत्री की ओर से या फिर विदेश मंत्री की ओर से कोई जवाब इसका नहीं आ रहा है, कोई ट्वीट नहीं हो रहा है। प्रधानमंत्री के लिए कह रहे हैं कि मुझसे आते हैं और सर मैं आपसे मिल सकता हूं क्या? इस भाषा में, इस अंदाज से प्रधानमंत्री डोनाल्ड ट्रंप से बात करते हैं। भारत के किसी प्रधानमंत्री तो छोड़ दीजिए, मुझे लगता है कि दुनिया में किसी भी देश का आधिकारिक रूप से इस तरीके से बात नहीं करता होगा। ये एक कर्टेसी होती है डिप्लोमेसी की। हाँ बिल्कुल, ये डिप्लोमेसी की कर्टेसी होती है और डिप्लोमेसी कर्टेसी जो है समीर जी, वो भी नहीं निभाई जा रही है और अंतर्राष्ट्रीय कानून नहीं निभाए जा रहे हैं। यूएन कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन हुआ है और खुद अब ट्रंप साहब ने घोषणा कर दी है कि 66 अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं जो हैं, जिसमें 33 जो है यूएन से जुड़ी संस्थाएं हैं, उनसे अमेरिका बाहर हो गया है और एक संस्था जो है वो इंटरनेशनल सोलर की एसोसिएशन जो है, जिसका भारत नेतृत्व करता है, उससे भी ट्रंप साहब जो है उन्होंने अमेरिका को अलग होने का आदेश दिया। यानी 66 अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से अलग हो गए हैं। यूएन के जो मानवाधिकार उच्चायुक्त हैं वोल्कर टर्क, वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि ये मानवाधिकारों का हनन है और किसी भी एक संप्रभु राष्ट्र का चुना हुआ राष्ट्रपति जो है आप उसको इस तरीके से गिरफ्तार नहीं कर सकते, उसका अपहरण नहीं कर सकते। गिरफ्तार तो ये कह रहे हैं, लेकिन वो तो आप अपहरण कैप्चर कर लिया, गिरफ्तारी तो आपके अधिकार क्षेत्र में होगी ना जी, लेकिन आप तो बाहर जाकर कर रहे हैं, तो ये अपहरण है। और यही तो उन्होंने कहा भी है, वेनेजुला के जो राष्ट्रपति हैं मादुरो, उन्होंने वहाँ अदालत में, न्यूयॉर्क की अदालत में कहा कि मेरा अपहरण किया गया, मैं संप्रभु राष्ट्र का राष्ट्रपति हूँ, अपहरण किया गया। तो ये अपहरण उन्होंने कहा है। अब समीर जी मान लीजिए कि वेनेजुला में एक मुकदमा कायम हो जाए कि ट्रंप साहब जो अपहरण करके ले गए हैं और वेनेजुला की आर्मी इसी तरीके से ट्रंप साहब को उठा के ले जाए, कहाँ जाएगी दुनिया? बिल्कुल। तो ये अंतर्राष्ट्रीय कानून जो है, मतलब कि बंदरों के हाथ में उस्तरा मिलना जो कहा जाता है समीर जी, वो कहावत इस समय ट्रंप साहब पे एकदम बिल्कुल फिट बैठ रही है कि बंदर के हाथ में उस्तरा आ गया है। अब ये बंदर उस्तरा कहाँ कहाँ मारेगा ये देखना है समीर जी। बिल्कुल, और इसको लेकर सवाल ये पूछे जा रहे हैं लेकिन कोई जवाब नहीं मिल रहा है। पर उन तमाम जो ज़रूरी मुद्दे हैं उनसे ध्यान कैसे भटकाया जाए, उसके लिए कहीं बुलडोज़र चल रहा है तो कहीं कुछ हो रहा है। यहाँ पर कहीं सोमनाथ के मंदिर की चर्चा हो रही है कि उसमें नेहरू जी ने क्या किया, फर्जी पत्रों और फर्जी जो तथ्य हैं उनके जरिए बीजेपी के कुछ नेता अब इसी अभियान में लगे हुए हैं। लेकिन जो ज़रूरी सवाल हैं आप उनके जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? और इधर किस तरीके से दिल्ली के यहाँ जो तुर्कमान गेट में जो कार्रवाई हो रही है उसको लेकर भी मुस्लिम संगठनों में भी बड़ी नाराजगी है और कहा जा रहा है कि बिना कोई विधिक कार्रवाई के बगैर यहाँ किस तरह से बुलडोजर चलाया जा रहा है। और मुस्लिम धर्मगुरु हैं वहाँ पर खालिद रशीद फिरंगी मैली, उनको भी सुनते हैं क्या कह रहे हैं। और इसके अलावा राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं और कहा जा रहा है कि बिना आप एक कानूनी का जो तरीका होता है उसके बगैर आप किस तरीके से बुलडोजर चला देंगे, ये बहुत हैरान करने वाली बात है। लेकिन वही बात कह रहे थे अभी थोड़ी देर पहले समाजवादी पार्टी के नेता एसटी हसन कि आप लोगों को विरोध करने के लिए और हिंसक विरोध करने के लिए लोगों को मजबूर कर रहे हैं। जिस तरह से वहां विरोध किया गया क्योंकि आधी रात को आप बुलडोजर चला रहे हैं लोगों के घरों पर, लोगों की दुकानों पर। सुन लेते हैं क्या कह रहे हैं खालिद रशीद फिरंगी मैली। दिल्ली में फैजा इलाही जो मस्जिद है उसके आसपास के एरिया में कल रात से जो कार्रवाई की जा रही है, उस दौरान जो पथराव की बात कही जा रही है उसको किस तरीके से देखें, उसको लेकर के भी पुलिस लगातार कह रही है कि फोटो के जरिए जो सभी की पहचान जारी की जाएगी। ये अपनी इंफॉर्मेशन के मुताबिक दिल्ली में फैजा इलाही मस्जिद के बाहर जो कार्रवाई हुई है और जो ये बताया जा रहा है कि उस सिलसिले में कोर्ट का ऑर्डर है, तो बेहतर तरीका यही था कि पहले जो भी कंसर्न्ड पार्टीज़ हैं उनको एडमिनिस्ट्रेशन को बैठा करके उनसे बातचीत करने के बाद जो भी कानूनी और जो भी कानूनी रास्ता है और जो भी कोर्ट का ऑर्डर है उसको पुरअमन तरीके से अमली जामा पहनाना चाहिए था। लेकिन ऐसा ना करके जिस तरीके से डायरेक्ट बुलडोज़र एक्शन हुआ है
उससे लोगों में कहीं ना कहीं हैजानी कैफियत पैदा हुई है। बहरहाल जो भी उसमें अगर किसी ने वायलेंस किया है तो उसके सभी लोग सख्त अल्फाज में मजम्मत करते हैं, लेकिन इस सिलसिले में इस बात को भी यकीनी बनाना ज़रूरी है कि किसी भी बेगुनाह के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई ना की जाए और वहाँ पर जो जितनी भी कंसर्न्ड पार्टीज़ हैं उनको बैठा करके इस मसले को पुरअमन तरीक़े से हल कर लिया जाए। और मेरी सबसे यही अपील है कि हर तरीक़े से अमन अमान कायम रखें और कानून को हरगिज़ कोई भी हाथ में न लें। तो ये खालिद रशीद फिरंगी महली हैं और धर्मगुरु हैं, और जो तुर्कमान गेट पर वहाँ जो अब मस्जिद के आसपास जो कार्रवाई हुई है, बुलडोज़र चला है, उसके विरोध में बोल रहे हैं कि बिना किसी कानूनी प्रक्रिया के ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए। खैर, और इधर जिस तरीके से अब वहाँ आईपैक के डायरेक्टर के यहाँ छापेमारी हुई है, प्रतीक जैन वहाँ कोलकाता में ममता बनर्जी पहुँची है। ममता बनर्जी का आरोप है कि जो उनकी पार्टी के IT सेल है उसके डेटा वहाँ पर छापेमारी की गई है और तमाम डेटा ले गए हैं ED के लोग। क्या कह रही है ममता बनर्जी, उनका बयान भी आया है, सुन लेते हैं। बड़ा आरोप लगाया है, लेकिन जहां छापेमारी हो रही है तुरंत वहां पहुंची हैं मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। मुझे लगता है कि शायद ही कोई ऐसा और हो कि कहीं छापेमारी हो रही हो और वहां राज्य की मुख्यमंत्री या राज्य के मुख्यमंत्री पहुंच रहे हैं। हाँ, वहाँ पहुंची हैं और बाकायदा लाउड स्पीकर लगाकर ED को संबोधित कर रही हैं। और बहुत तीखे शब्दों में कह रही हैं, हालांकि वो शायद बांग्ला में ही बोल रही होंगी, हम लोग सुनते हैं कि क्या बोल रही हैं, लेकिन जो उनका मर्म है, जो अनुवाद है उसका, वो हम लोग बताएंगे। जी बिल्कुल, सुनते हैं क्या कहा। वहां पर जहां छापेमारी हो रही है वहां पहुंची और लाउड स्पीकर से वो बोल रही हैं, यानी जो छापेमारी करने वाले अफसर हैं उनको क्या कुछ कह रही हैं। सुन लेते हैं ममता बनर्जी को। To collect all of our party hard disk, the candidate list, the party strategy, the party plan. Is it the duty of the ED and Amit Shah? The nasty home minister, the naughty home minister who cannot protect the country, and he's taking away all my party documents. If I get the BJP party office, what will be? What will be the result? They didn't have any guards. One side the SIR case, they are deleting all the names of the Bengal people. More than 2 crore people, 1.5 crore people are being called, 54 lakhs are being deleted without any asking their details. They are using WhatsApp only, and because of election they are collecting all my information of my party. देखो मैंने सब लेके आया, because I rang up Pratik, because he is the in charge of my party. So my hard disk, see, phone. ममता बनर्जी वहां पर बड़े आरोप लगा रही हैं ED के अधिकारियों पर। कह रही हैं क्या पार्टी की हार्ड डिस्क कैंडिडेट लिस्ट इकट्ठा करना ED अमित शाह का काम है? ये घटिया शरारती गृहमंत्री देश की रक्षा नहीं कर सकता और मेरे पार्टी के सारे डॉक्यूमेंट्स ले जा रहा है। अगर मैं BJP पार्टी ऑफिस पर रेड करूं तो क्या होगा? एक तरफ पश्चिम बंगाल में SIR कराकर सभी वोटर्स के नाम हटा रहे हैं, चुनाव की वजह से वे मेरी पार्टी के बारे में सारी जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं। तो बहुत गंभीर आरोप है बुलेंदु जी की वहां जाकर आप पार्टी के दफ्तर में सारा डेटा इकट्ठा कर ले रहे हैं। गंभीर आरोप है, और राज्य की भ्रष्टाचार निरोधी पुलिस जो है वो BJP के दफ्तर पर रेड डाल सकती है। ममता बनर्जी कह रही है, तो अब अगर यही सब शुरू हो जाएगा तो कहाँ जाएगा देश? तो यही है। तो अब मुझे लगता है ममता बनर्जी शायद जलवा सकती हैं, आज ही जलवा सकती हैं BJP के दफ्तर पर रेड। हो सकता है, कोई इनकार नहीं कर सकता, क्योंकि वो जो बात कह रही है वो करके दिखा भी सकती हैं। क्या वो BJP के दफ्तर पर रेड डलवा दें, शुभेंदु अधिकारी के घर पर डलवा दें, दिलीप घोष के घर पर डलवा दें, इनके जो पर्यवेक्षक वहां जाते हैं, जिन होटलों में रुकते हैं वहां डलवा दें। ये काम तो हो ही सकता है। तो ये चिल्लाएंगे फिर पूरे देश भर में, देखो 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 हमारे यहाँ रेड डाल दी, हमारे यहाँ रेड डाल दी। अरे काम क्यों ऐसे कर रहे हो? जब काम ऐसे करोगे तो दूसरा भी कर सकता है। जो काम तुम्हें करना था दूसरे को करना नहीं आता है क्या? हेमंत सोरेन समझ लिया है क्या ममता बनर्जी को? बड़ा संकट है।
बिल्कुल वही वो कह रही है कि यहाँ पर अगर राज्य की पुलिस जाकर वहां पर बीजेपी के दफ्तर में इसी तरह से रेड डाले तो क्या होगा। यानी ये केंद्र और राज्यों के बीच जो एक संबंध है, जो एक मर्यादा है, जो संवैधानिक व्यवस्था है, ये उसको तार तार किया जा रहा है, ये कहना है ममता बनर्जी का। लेकिन बड़े गंभीर आरोप है कि वहां पार्टी के दफ्तर से तमाम जो जरूरी डेटा है, गोपनीय डेटा उनकी पार्टी के हैं, उसको ईडी उठा रही है। उससे उसका क्या मतलब है बिना किसी नोटिस के। तो बहुत उन्होंने, एक बार फिर देखते हैं किस तरह से वहां पहुंचती हैं जहां रेड हो रही है और क्या कुछ कहा ममता बनर्जी ने। To collect all of our party hard disk, the candidate list, the party strategy, the party plan. Is it the duty of the ED and Amit Shah, the nasty home minister, the naughty home minister who cannot protect the country, and is taking away all my party documents? If I get the BJP party office, what will be? What will be the result? They didn't have any guards. One side the SIR case, they are deleting all the names of the Bengal people. More than 2 crore people, 1.5 crore people are being called. 54 lakhs are being deleted without any asking their details. They are using WhatsApp only, and because of election they are collecting all my information of my party. तो ये उनकी पार्टी के तमाम दस्तावेजों को, तमाम जानकारियों को इकट्ठा किया जा रहा है, जो कि आईपैक जो संस्था है उसका, उसने ममता बनर्जी का पिछले बार चुनाव में कैंपेन अभियान किया था, उसी के जरिए उनका, और वहां पर बहुत सारी जानकारी है। लेकिन गंभीर आरोप है कि आप इस तरह से जो जांच एजेंसियां हैं उनको भेजकर किसी पार्टी के आप दस्तावेज थोड़ी इकट्ठा कर लेंगे। अगर कोई गलती है, कुछ वहां पर है, कोई उसके खिलाफ FIR हुई है, कोई जानकारी आपको मिली है, तो आप रेड करेंगे, किसी की गोपनीय जानकारी, डेटा और बाकी सारी चीजें वहां से उठा लाएंगे। ये तो फिर अराजकता वाली स्थिति है। और कह भी रही है ममता बनर्जी कि राज्य की सरकार अगर वहां पर पार्टी के नेताओं पर, पार्टी के दफ्तर पर इसी तरह से रेड डालेगी तो क्या होगा। फिर तो एकदम केंद्र और राज्य आमने सामने हो जाएंगे। बिल्कुल आमने सामने हो जाएंगे, और ये साफ तौर पे दिखाया जा सकता है कि किस तरीके से आप अपने अधिकारों का दुरुपयोग करते हैं। ये समझा जा सकता है। हालांकि जो ईडी है इसको लेकर भी, और PML एक्ट जो इसको लेकर भी बहुत सारे सवाल पहले भी उठते रहे हैं, और वो कानूनी दायरे में भी उस पर सवाल उठ रहे हैं। लेकिन वो सवालों से अलग बात जो है, जो एक नैतिकता की बात है, और जो ममता बनर्जी कह रही हैं वो काफ़ी विचारणीय प्रश्न है कि कल को अगर वहाँ की राज्य सरकार जो है और उसकी अपराध निरोधक शाखा जो है पुलिस की, या आर्थिक अपराध निरोधक शाखा जो है, वो बीजेपी के दफ्तर पे इसी तरीके से छापेमारी करने लगे, या बीजेपी के नेताओं के घरों पे इसी तरीके से छापेमारी करने लगे, तब अमित शाह जी क्या करेंगे? क्या कहेंगे अमित शाह जी? नड्डा साहब और नितिन नवीन साहब उसमें क्या कहेंगे? मोदी जी उसमें क्या कहेंगे? बिल्कुल। तो ये साफ तौर पर मतलब कि आप एक संघर्ष को जो है नए तरीके से आप दावत दे रहे हैं। बिल्कुल एक संघर्ष को दावत दे रहे हैं, और वही बात कह रही हैं ममता बनर्जी। तो बहुत ही गंभीर आरोप लगाए हैं उन्होंने ईडी के अफसरों पर कि वो पार्टी का जो डेटा है, महत्वपूर्ण जानकारी है, उसको वहां से ले रहे हैं, उठा रहे हैं। और ये सारा कुछ उन्होंने नाम लेकर कहा है कि गृह मंत्री अमित शाह के आदेश पर कर रहे हैं। तो बहुत गंभीर आरोप लगाए हैं। छापेमारी अभी चल रही है, आगे क्या अपडेट होता है बताएंगे। लेकिन ममता बनर्जी वहां पहुंचती हैं और बाकायदा वहां ये आरोप वो लाउड स्पीकर से बातचीत करके अधिकारियों को बता रही हैं और मीडिया से भी बात कर रही हैं। तो ये आरोप लगाया है उन्होंने कि किस तरह से ईडी आईपैक के दफ्तर पर छापेमारी कर रही है और तृणमूल कांग्रेस से जुड़े तमाम जो दस्तावेज हैं उनको वहां से जब्त कर रही है, इकट्ठा कर रही है, ले रही है। तो कई सारे आरोप हैं। इन आरोपों के बीच किस तरह से अब मनरेगा को लेकर कांग्रेस पार्टी का जो प्रचार शुरू हुआ है, आज से 25 फरवरी तक चलेगा, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन SIR पर भी किस तरह से चुनाव आयोग घिरा हुआ है, सरकार पर आरोप लग रहे हैं। लेकिन पूरी की पूरी प्रक्रिया कैसे संदिग्ध हो गई है, ये ड्राफ्ट सूची आने के बाद अब साफ तौर पर पता चल रहा है। कैसे पता चल रहा है? लखनऊ में करीब 3 करोड़ लोगों के नाम कट गए हैं। सुन लेते हैं वहां पर क्या कह रहे हैं। समाजवादी पार्टी के नेता हैं, पूर्व मंत्री हैं रविदास मेहरोत्रा, वो कह रहे हैं कि उनके भाई का ही नाम कट गया। यहां कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता हैं गुरदीप सप्पल, उन्होंने कहा कि उनके पूरे परिवार का नाम कट गया है। कई ऐसे उदाहरण मिल रहे हैं।
जहां लोगों के नाम कटे हुए हैं। और तो और भारतीय जनता पार्टी के भीतर भी जबरदस्त बेचैनी है। और अमलेंदु जी, आज एक अंग्रेजी अखबार ने एक खबर छापी है कि बीजेपी का नेतृत्व, वहां पर राज्य नेतृत्व सभी अपने नेताओं को यह आदेश दे रहा है कि अपने बूथ पर कम से कम 200 लोगों के नाम वो जुड़वाएं। अब वो किस तरीके से अब इस टास्क को पूरा करेंगे, 200 नाम कहां से लाएंगे, कैसे ले आएंगे, लेकिन ये टास्क वहां दिया गया है। और चूंकि ज्यादातर मतदाता जो है वो शहरी इलाकों में कम हुए हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के भीतर भी बेचैनी है। पहले सुन लेते हैं रविदास मेहरोत्रा क्या कह रहे हैं। उत्तर प्रदेश में जब से एसआईआर लागू हुई 2,79,00,000 लोगों का नाम उत्तर प्रदेश से वोटर लिस्ट से काट दिया गया। लखनऊ में 12,37,000 वोट काट दिए गए और मेरे मध्य विधानसभा क्षेत्र में 1,28,000 लोगों के नाम वोटर लिस्ट से काट दिए गए। उत्तर विधानसभा में मेरे सगे छोटे भाई का घर है और उस घर में 5 लोग रहते हैं और उसमें 5 लोगों ने एसआईआर का फॉर्म भरा, लेकिन 3 लोगों का नाम आया। मेरे सगे छोटे भाई राजीव दास मेहरोत्रा और भतीजा आयुष मेहरोत्रा का नाम ड्राफ्ट लिस्ट में नहीं आया, जबकि समय से दोनों फॉर्म जमा किए गए थे और उसको अपलोड भी कराया गया था, फिर भी वोटर लिस्ट में वो नाम नहीं आए। ये प्रमाण है कि बड़े पैमाने पर विपक्षी मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट से काटे गए हैं। दलित, पिछड़े वर्ग के लोग, गरीब, असहाय, बेबस, मजदूर, अल्पसंख्यक, इन लोगों के नाम बड़े पैमाने पर काटने का काम सरकार ने किया है। चुनाव आयोग का काम है वोटर लिस्ट में नाम बढ़ाना